Hello, everyone. Wow. I really thanks to the IIT Indore and the TEDx for inviting me here for this talk. और आप में से ज़्यादातर लोगों को लग रहा होगा महिला सशक्तिकरण पे काम करने वाला राहुल भार्गव शायद कुर्ते पजामे में आएगा, उसके पास एक झोला रहेगा और वो बड़ा मोटा सा चश्मा लगाया होगा और लंबी सी पोनी होगी, हालांकि वो प्रोसेस में है। एक लंबी सी पोनी होगी, एक झोला लटका के, एक बैग खादी का लटका के एक व्यक्ति आएगा और शायद वो महिला सशक्तिकरण पे कुछ कहना चाहेगा, पर वास्तविकता में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 2007 में I was 14 year old and I remember my parents were discussing something. कुछ तो बात कर रहे थे, बड़े सेंटिमेंटल तरीके से कुछ डिस्कशन हो रहा था। एंड 14 साल का मैं था, मैंने बस कमरे के किनारे से सुना तो माय पेरेंट्स वर डिस्कसिंग कि माय फादर लॉस्ट द जॉब, ही वॉज वर्किंग फॉर ए गवर्नमेंट प्रोजेक्ट और वो बंद हो गया। व्हाट इज नेक्स्ट, कैसे करेंगे? बेटा 10th स्टैंडर्ड में है, बेटी 6th स्टैंडर्ड में है, आगे की पढ़ाई का क्या होगा, कैसे सब कुछ किया जाएगा, कैसे मैनेज होगा? देन फाइनली आई एंटर्ड इन द रूम और मैंने अपने पिताजी को कहा कि चलो मिलके काम करते हैं। एंड माय मदर स्टार्टेड वीपिंग कि मेरा बेटा बड़ा हो गया। एंड दैट वाज द मूवमेंट। होता है आपकी लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब आप एक ऐसा मोड़ लेते हैं कि आपका इतिहास रचने का वो वक्त आ जाता है। एक ऐसा टर्न, चाहे वो आपका सिलेक्शन का समय हो जब आपको आईआईटी इंदौर मिला, या फिर आपकी ड्रीम जॉब, या फिर शायद आपका स्टार्टअप। और दैट वाज द डे इन 2007 आई वाज 14 ईयर ओल्ड एंड माय फादर डिसाइडेड, मुझे कुछ ज़्यादा आता नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वॉचमैन की नौकरी कर लूँगा। एंड ही स्टार्टेड वर्किंग एज अ सिक्योरिटी गार्ड एंड मदर स्टार्टेड वर्किंग, जो कि भारत की ज़्यादातर महिलाएं करती हैं, वो घर में कपड़े सिलने का काम करने लगी। एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ सेल्समैन इन द गर्ल्स गारमेंट शॉप इन इंदौर। आई वॉज क्लीनिंग द शॉप, मेरा काम रहता था झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई करना, मालिक के आने के पहले उसकी कुर्सी को तैयार करना। और जब लड़कियां आती है, क्योंकि 2007 की हम बात कर रहे हैं जब इतना मॉल कल्चर नहीं आया था। इंदौर की जब मैं बात करूं, हम इस शहर की बात कर रहे हैं जो अब बढ़ रहा है, 2007 में इतना विकसित नहीं हुआ करता था। तब की हम बात कर रहे हैं तो मॉल कल्चर नहीं था, तो एक एक टॉप को हमें खोल के दिखाना पड़ता था। एक बहन जी आती थी और वो बताती थी, आज भी वो समय है, मतलब मुझे आज भी वो दिन याद आता है। या फिर अगर मेरे कजिन या मेरे घर का कोई रिश्तेदार जब किसी दुकान पर जाकर कहता है भैया ये भी दिखाना, वो भी दिखाना, वो भी दिखाना, तो मेरे आत्मा को बड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि मैंने वो काम किया है। और मैं अपने कजिन्स को कहता हूँ भैया तेरे को जो देखना है तू वही देख, बाकी मत दिखवा, क्योंकि मैं वो करता था। 40 कपड़ों को खोलने के बाद में फिर एक लड़की ये कहती थी, आपकी दुकान पे कुछ अच्छा मटेरियल ही नहीं है भैया, हम तो जा रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक ऐसी फीलिंग उस समय आती थी कि मुझे ऐसा लगता था कि क्या मैं सीरियल किलर बन जाऊं, मैं क्या करूं, मैं करूं तो करूं क्या? फिर मैं सारे कपड़ों को इकट्ठा करके वापस जमाता था, पन्नी में रखता था, और फिर मैं दिन भर के काम में लग जाता था उनको जमाने के बाद। मुझे सूट बड़े पसंद थे, ब्लेजर्स। आप देख रहे हैं मुझे गर्मी में भी ब्लेजर पहन के आया हूं मैं। मुझे सूट बड़े पसंद थे, बड़ा मजा आता है। जैसे आप आज जिस बच्चे को बचपन से लॉयर बनना है ना, आप कभी देखिए वो हमेशा ब्लैक कलर का सूट पहन के, ब्लैक कलर का कोट पहन के घूमता रहता है। जिसको डॉक्टर बनना है ना, तो वो व्हाइट कलर का और वो चेक करने वाला लगा के घूमता रहता है। When I started working, तो मेरे अंदर एक था कि यार मुझे फॉर्मल काम करना है, मुझे कुछ नया करना है यार, कोई अच्छा करना है। एंड मैं एक दिन अपने दुकान का पानी भरने के लिए दूसरे फ्लोर पर गया और वहां पर एक आदमी ब्लैक कलर के सूट में खड़ा हुआ था और मैंने उससे पूछा, भाई साहब आप क्या करते हैं? उनका नाम संतोष हुआ करता था। संतोष जी आप क्या करते हैं? संतोष ने बताया, भैया मैं एक वाटर प्यूरिफायर कंपनी के अंदर सेल्समैन हूं। तो मैंने कहा मुझे भी बनना है। तो बोले गाड़ी है? मैंने कहा नहीं, साइकिल है।
तो मैं कमाता था उस समय 1250 रुपए और 2000 रुपए की मुझे जॉब ऑफर हुई। नियर अबाउट 70% हाइक, मतलब अगर आप 50,000 कमाते हैं तो 90,000। मैंने तो इमीडिएट रिजिग्नेशन दे दिया विदाउट नोटिस पीरियड, और दुकान छोड़ के मैं वाटर प्यूरिफायर कंपनी में काम करने चला गया। मेरा काम रहता था रोज सुबह साइकिल से निकलना, पीछे साइकिल पे 2 डब्बे टांगना, और विजयनगर से कैट रोड से सुदामा नगर, सुदामा नगर से सुखलिया, अलग अलग जगहों पर डोर टू डोर मार्केटिंग। नमस्कार दीदी, क्या आपके घर में वाटर प्यूरिफायर है? दीदी कहती थी नहीं है, चलिए ये वाला ले लीजिए। बट वन डे आई रियलाइज, जब दोपहर में मैंने किसी का दरवाजा खटखटाया और उसने बड़ी ही बदतमीजी के साथ मुझे कुछ शब्द कहे। वो दिन था जब मैं अपने कमरे में आके चुपचाप दरवाजा बंद करके बैठ गया। उस दिन एक टीम लीडर मेरे पास आया, उसने मुझे कमरे से निकाला और कहा कि राहुल, अब तुम सेल नहीं करोगे, तुम मेरे साथ घूमोगे। मैंने कहा ठीक है, डन, अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। जब मैं उसके साथ सेल करने गया, उसके साथ घूमने गया, तो मैंने देखा लोग तो इसको भी गंदे तरीके से बात करते हैं। एक एग्जीक्यूटिव के लिए टीम लीडर एक प्रमोशन होता है, एक डिजिग्नेशन होती है, तो उसका सपना रहता है मैं भी किसी दिन टीएल बनूंगा, मैं भी किसी दिन मैनेजर बनूंगा, मैं भी किसी दिन वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा। तो जब मैंने देखा कि लोग तो मेरे टीम लीडर को भी डांटते हैं, तो मैंने कहा ये तो कॉमन है। 2012 तक अलग अलग जॉब करने के बाद फाइनली आई एंटर्ड इन द बिजनेस, एंड बाय द ग्रेस ऑफ माय गुरुजी, today we are working in 8 different states with the 75 different centers and empowering women across the country. Till now we trained 78,000 women without any cost, without any single cost. हमने 78,000 महिलाओं को पढ़ाया, जिसमें से 32,000 वुमेन सर्टिफाइड, एग्जाम लेते हैं हम लोग, उसके बाद सर्टिफिकेशन होता है, तो 32,000 वुमेन सर्टिफाइड एंड 4,500 प्लस वुमेन गॉट द जॉब्स एंड द इंटर्नशिप इन द गुड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट एनी कॉस्ट। तो राहुल, ये आपके मन में अच्छा भला व्यापार कर रहे थे, ये महिला सशक्तिकरण कहां से जाग गया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु आपको समझना पड़ेगा कि जब एक पुरुष शिक्षित होता है या सशक्त होता है तो वो एक परिवार को बढ़ाता है, लेकिन जब एक महिला सशक्त होती है तो वो 3 अलग अलग परिवारों को बढ़ावा देती है। एक, जहां से वो आई है, दूसरा जहां वो रहती है, और तीसरा जो परिवार से बढ़ने वाला है, नई संतति। और महिला सशक्तिकरण महज एक नाम नहीं है मित्रों, महिला सशक्तिकरण एक जज्बात है, एक ऊर्जा है, एक जोश है जो हर महिला के अंदर है और जो सशक्त होना चाहती है, ना सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने शहर के लिए और अपने देश के लिए। और जब एक महिला सशक्त होती है ना, तो महज एक परिवार सशक्त नहीं होता, ये पूरा देश, ये पूरा भारत सशक्त होता है। लेकिन ये जर्नी की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई, और वो चिंगारी ये थी, आज हम जितना भी काम कर रहे हैं, जितना भी सशक्तिकरण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस सब की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई। और चिंगारी ये थी कि 90 के दशक में, आज जिसको आप एंटरप्रेन्योर कहते हैं ना, उसको हिंदी में उद्यमी कहा जाता है। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है ये बात, उद्यमी कहा जाता है। और 90 के दशक में उद्यमिता करके एक ट्रेनिंग होती थी जो कि सरकार महिलाओं को देती थी। उद्यमिता करके जो वो ट्रेनिंग होती थी, मेरी मम्मी ने महिला सशक्तिकरण की तरफ वो पहला कदम बढ़ाया, और मेरी मदर ने उद्यमिता की वो ट्रेनिंग करी, सब कुछ सीखा, लेकिन परिवार की समस्याओं के कारण वो कुछ कर नहीं पाई और फाउंडेशंस में वो रह गई। इतना सब कुछ व्यापार बढ़ाने के बाद, 4 अलग अलग कंपनियों को चलाने के बाद, करोड़ों के टर्नओवर करने के बावजूद भी मेरे मन में हमेशा एक बात रहती थी कि व्हाट आई एम गिविंग टू द सोसाइटी। मैं समाज को क्या दे रहा हूं, मैं देश को क्या दे रहा हूं। और जब कोविड आया तो वो समय आया जब मैंने ये देखा कि कितने ही परिवार ऐसे हुए, वो बड़ा दुखद समय था, आप सबने भी देखा, वो कितने ही परिवार ऐसे हुए जिनमें से पुरुषों का नामो निशान मिट गया, बेटा भी चला गया, पति भी चला गया। ऐसा हुआ। अब उन महिलाओं को, अगर वो एडुकेटेड नहीं थी, उनके पास अर्निंग के कोई दूसरे रास्ते नहीं थे, तो ना सिर्फ उनको आर्थिक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ा, बल्कि सामाजिक रूप से भी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा। और तब मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए
कि ऑनलाइन लोगों को फ्री पढ़ाते हैं। जब हमने पहला कदम उठाया तो लोग जुड़ते गए, 1 सेंटर, 2 सेंटर, 3 सेंटर, 4 सेंटर। टुडे वी हैव 75 सेंटर्स एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, हमारे लिए महिला सशक्तिकरण मतलब सिलाई कढ़ाई बुनाई नहीं है। जब मैंने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का अप्रूवल लेने के लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक व्यक्ति से बात करी, बड़े अच्छे दर्जे के वो व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा कि सरकार की इतनी सारी योजनाएं चलती हैं, आप नया क्या करने वाले हैं? तो मैंने कहा आप जो सिखाते हैं वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन आप रूरल एरियाज में ज़्यादातर सिखाते हैं वो कोर्सेस जो कि सिलाई कढ़ाई बुनाई इससे संबंधित हैं। मैंने एक सवाल उनसे किया, क्या जितने कंप्यूटर बिकते हैं उतनी सिलाई मशीन बिकती है? तो उनका जवाब था, ये बात तो बिल्कुल सही है राहुल, कंप्यूटर ज़्यादा बिकते हैं। तो मैंने कहा कि अगर मैं किसी रूरल लड़की को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाना सिखा दूं तो एटलीस्ट वो किसी रिसेप्शन पे जॉब करने लग जाएगी, एटलीस्ट वो किसी डॉक्टर के यहाँ डेटा एंट्री करने लग जाएगी, या किसी सीए के यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट का काम करने लग जाएगी। तो वो लेबर वर्ग में काउंट नहीं होगी, वो प्रोफेशनल में काउंट होगी। और मैं आपसे पूछता हूं, मैं जो भी ये स्टॉक को देखने वाला है, मेरा उनसे ये सवाल है, मुझसे ये पूछा गया कि आप रूरल वाली महिला को सिखाएंगे कैसे, उसको तो इंग्लिश भी नहीं आती है। तो मैंने ये कहा कि 3 साल के बच्चे को यूट्यूब चलाने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है। 3 साल के बच्चे को यूट्यूब चलाने के लिए भाषा की जरूरत नहीं पड़ती है, स्टेप्स की जरूरत पड़ती है। अगर उसको सही स्टेप्स पे गाइड कर दिया गया तो वो सीख जाएंगे। और आज मुझे गर्व होता है आपको ये बताते हुए, 2257 रूरल महिलाएं, ये संख्या बढ़ती जा रही है, 2257 रूरल महिलाएं जिनको हमने कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग दी, जो आज सशक्त बनकर शहर से लगे हुए गांव में काम कर रही हैं। आजकल के युवा को ऐसा लगता है जब तक फंडिंग नहीं मिलेगी तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिस व्यापार पे, जिस आइडिया पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, उस पे कोई और कैसे रिस्क लेगा? और जब ये सफर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, जब हमारे 75 सेंटर्स बन गए तो सशक्त हमने महिलाओं को करा, वो है 78,000, जो नंबर अभी मैंने आपके साथ शेयर करा। और यहां तक नहीं, ये सफर सिर्फ इतना ही नहीं था। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आपको शायद लगेगा कि राहुल ये क्या बता रहा है, लेकिन स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हमने एक कैंपेन रन करी थी, उस कैंपेन का नाम था घूंघट में मोबाइल। आप यकीन नहीं मानेंगे, बड़ी अजीब कैंपेन थी, उसका नाम था घूंघट में मोबाइल। हम समाज के जो चीजें हैं उनसे कभी फाइट नहीं करते हैं। हम ये देखिए, जो भी किसी भी व्यक्ति को आगे बढ़ना है ना, तो वो ये नहीं बोलता है कि मेरे पास पढ़ने का समय नहीं है, मेरे पास जाने का समय नहीं है, बुक खरीदने के पैसे नहीं है, वो कर देता है। तो हमारे पास में ना बाउंडेशन वाली कोई पॉइंट नहीं है। हम एक गांव में गए, खंडवा के पास लगा हुआ है गांव, जो महाराष्ट्र बॉर्डर पे है, जो कि एक हिल स्टेशन में आता है। हमने वहां के एक अच्छे पॉलिटिशियन से परमिशन ली और हमने कहा कि हम आपके यहाँ पर लगभग 200 महिलाओं की एक ट्रेनिंग लेना चाहते हैं अफिलिएट मार्केटिंग पे। बड़ा बड़ा शब्द बता रहा हूं मैं आप लोगों को, अफिलिएट मार्केटिंग पे। उन्होंने कहा, राहुल जी हमारे यहाँ की महिलाएं ना मोबाइल नहीं चलाती हैं। तो मैंने कहा, ऐसा कैसे? आपके यहाँ से बहुत सारे मजदूर किसी और शहर में काम करने जाते हैं, मैंने तो देखा है आपकी यहाँ की महिलाएं उनसे वीडियो कॉल पे बात करती हैं, मैंने तो देखा है कि वो व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करती हैं। उन्होंने कहा वो अलग है। नहीं, वो अलग नहीं है, ये एक ही है। मैंने कहा ना, 3 साल के बच्चे को अगर यूट्यूब चलाना है तो भाषा सीखना जरूरी नहीं है। और यही हुआ। हमने लगभग 200 महिलाओं को ये कहा कि आपके घर में, आप जानते हैं आजकल नेटवर्क हर जगह है, 5G हर जगह, 4G हर जगह है, इंटरनेट कनेक्शन हर जगह अवेलेबल है, स्मार्टफोन गूगल पे हर जगह चल रहा है, QR कोड सिस्टम से पेमेंट भारत में हर जगह हो रहे हैं। उनके पास फोन थे, स्मार्टफोन थे, और मैंने कहा कि आप अपने बच्चों को अपने साथ ले आइए, या आपके पास अगर स्मार्टफोन है तो आप आ जाइए। और लगभग 200 महिलाओं को हमने एक धर्मशाला के अंदर बैठकर अफिलिएट मार्केटिंग पे एक बहुत बड़ी कंपनी की हेल्प लेकर ट्रेनिंग दी। और मुझे बताते हुए आप सभी को गर्व होता है कि आज वो महिलाएं 80 रुपए से 230 रुपए औसत एक दिन के कमाती हैं, बिना घूंघट हटाए, बिना बाहर जाए, घर से बैठ के, सिर्फ अफिलिएट मार्केटिंग के बलबूते पर। और आप मेरे से बेहतर जानते हैं कि अफिलिएट मार्केटिंग करने के लिए घर से निकलना जरूरी नहीं होता। हमने अलग अलग कंपनियों से बात करी जिनको डेटा फिल करना था, हमने वो डेटा का काम उठाया, हमने महिलाओं में डिस्ट्रीब्यूट किया।
वो फोन से डेटा टाइप करने लगी, वो कमाने लगी। वुमेन एम्पावरमेंट इज नॉट जस्ट अ वर्ड। अगर एक महिला बढ़ेगी तो वो अपने साथ देश को आगे बढ़ाएगी। और मैं मानता हूं, मैं बिल्कुल मानता हूं कि हम एक एनजीओ पे काम नहीं कर रहे हैं। हमारा बिजनेस मॉडल बड़ा यूनिक है। ना हम सरकार से पैसा लेते हैं, ना हम बच्चों से पैसा लेते हैं, ना हम महिलाओं से पैसा ले रहे हैं, हम किससे भी पैसा नहीं ले रहे हैं। फिर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपको नए रास्ते निकालने पड़ते हैं। मैंने कहा ना, या तो आप समस्याओं के साथ हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए, या फिर आप नया रास्ता निकाल लीजिए। और यही था, जब मैंने पहला कदम व्यापार में उठाया तो मेरे पास एक स्पीकर सिस्टम का मैंने काम चालू करा। उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं स्पीकर सिस्टम कैसे खरीदूं, उसकी डीलरशिप कैसे लूं। बताते हुए मुझे आपको आश्चर्य होगा, आपको सुनते हुए आश्चर्य होगा, मुझे बताते हुए गर्व होगा कि मैंने कंपनी से बात करी, उससे रिक्वेस्ट करी कि भाई मैं आपकी डीलरशिप नहीं ले सकता हूं, लेकिन आप मुझे एक स्पीकर सिस्टम अगर भेज देंगे तो मैं आपका काम चालू कर सकता हूं। दैट वाज द फर्स्ट मोमेंट आई एंटर्ड इन द बिजनेस सेक्टर। 30% का डिपॉजिट कंपनी ने मेरे से मांगा और मेरे पास 30% भी नहीं थे। तो पता है मैंने क्या किया? जो स्पीकर सिस्टम में बेचने जा रहा था वो 90,000 का था। मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज हैं, आपको बिजनेस करना है। मेरे सामने यहाँ पर बहुत सारी जो युवा पीढ़ी बैठी हुई है, और मुझे बताते हुए आपको ये गर्व होता है कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है, देश बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों को ये जो फंडिंग आप लीजिए, लेकिन पहला कदम उठाने की कोशिश करिए। और यही हुआ। द फर्स्ट स्टेप आई एंटर्ड इन द बिजनेस। मैंने ब्रोशर्स प्रिंट करवाए। सबसे पहले एरिया देखा कि मुझे किस एरिया में जाकर अपने स्पीकर को पिच करना है। मैं गाड़ी से गया, मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी उस समय पर। मैं बाइक से गया, मैंने पूरा एरिया देखा कि 90,000 का स्पीकर कौन खरीदेगा। उसके बाद में मैंने एक बड़ी अच्छी क्वालिटी के ब्रोशर प्रिंट करवाए, बड़ी अच्छी डिजाइनिंग करवाई। अगर मैं वो ब्रोशर फेंक देता लोगों के घर जाके, तो शायद सिक्योरिटी पे बैठने वाला वो आदमी ब्रोशर को मालिक तक नहीं पहुंचने देता। मैं आपसे पूछता हूं, आपके पास न्यूज़पेपर में कई सारे ब्रोशर आते हैं, आपने कितने पढ़े हैं? बहुत रेयरली चांसेस है कि आप ब्रोशर पढ़ते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने ₹1 का एनवलप खरीदा जो कि ग्रीन कलर का आता था। ग्रीन कलर के एनवलप पे बकायदा मैंने उन सारे 200 घर के नाम लिखे पहले ब्रोशर भेजने के पहले, और एनवलप पे लिखा मिस्टर राहुल भार्गव, XYZ कॉलोनी, XYZ नंबर मकान का, और एनवलप के अंदर ब्रोशर रखा। ब्रोशर के रखने के बाद एनवलप को मैंने पेस्ट करा, पैक कर दिया, और पैक करके सुबह 5 बजे मैं अपनी गाड़ी से गया और 200 घरों में मैंने एनवलप को फेंक दिया। अब कोई सिक्योरिटी गार्ड उस एनवलप के अंदर का ब्रोशर खोल के नहीं देख सकता, क्योंकि एनवलप मकान के मालिक के नाम पर है, और वो एनवलप सीधे मकान के मालिक के हाथ में पहुंचेगा, और मकान का मालिक उसको देख के खोलेगा तो मेरे कस्टमर के पास सबसे पहले मेरा नाम पहुंचेगा। 5 different product, 5 different speaker I sold, 100% profit. Without funding, without investment, without angel investors. एंजल दिखते कहाँ हैं? मैंने तो अभी तक कहीं देखे नहीं है। मतलब एंजल जैसे ही होते हैं। जब तक आपका सपना, आप ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं। आपका आइडिया महज एक सपना है जब तक वो फ्लोर पर नहीं है। योर आइडिया इज जस्ट अ ड्रीम until it hit the floor. Today, I'm happy to share कि हम जिस वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, हम जिस महिला सशक्तिकरण पे काम कर रहे हैं, उस पे हम सिलाई कढ़ाई बुनाई तो अपनी जगह सिखा ही रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, कंटेंट, कोडिंग कोर्सेज जैसे 20+ कोर्सेज फ्री सिखा रहे हैं। और हम महज एक समाज को नहीं बल्कि देश को सशक्त बना रहे हैं। और मुझे आशा है कि इस सफर में आप लोग मानसिक रूप से शायद एक दूसरे का साथ देंगे, जिससे देश भी बढ़ेगा और समाज भी बढ़ेगा। धन्यवाद।